अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बल्कि मौका पैदा करने की कोशिश करूंगा। हमारा मकसद भी इतना ही है। रैंडल ने कहा, ये ना हो कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें और दुश्मन कुव्वतें हम पर वार कर जाएं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा मोशी आवड़, मगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और साइंसी हालात को शिकस्त देना मेरे बस में नहीं है। अब तो ऐसे हालात इजाद हो गए हैं जो किसी भी किस्म के असले की निशानदेही कर देते हैं। ये तो कोई मसला नहीं है, रैंडल ने जोशीले अंदाज में कहा। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, हमसे आगे नहीं निकल सकती। हमने ऐसे हालात इजाद कर लिए हैं जो असले की निशानदेही करने वाले हालात को बेबस करके रख देते हैं। और क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम्हें किसी मुहिम पर यूं ही रवाना कर देंगे? नहीं मिस्टर अली, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। हमने करोड़ों डॉलर खर्च करके बड़ी बड़ी साइंसी लेबोरेटरीज कायम की हैं, जिनमें सैकड़ों चोटी के साइंसदान दिन रात नित नई इजादात करने के लिए कोशां रहते हैं। दुनिया में जब भी कोई नई इजाद होती है, हमारे साइंसदान उसका तोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि इसराइल एक नाकाबिले शिकस्त ताकत बनकर उभरे। हमारे मामूली एजेंट भी इन मुहीर लकल साइंसी हथियारों से लैस रहते हैं। तुम तो बहुत कारामद और कीमती एहसास हो मिस्टर अली, हम तुम्हें किसी मिशन पर यूं ही तो नहीं झोंक देंगे। शुक्रिया मोशी हावर्ड, बैले ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। इस एतमाद के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप देखेंगे कि मैं उन हथियारों का भरपूर और अनोखा इस्तेमाल करूंगा। हमें यकीन है मिस्टर अली, रैंडल ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लेकिन एक बात तो बताओ, एटमी हथियारों के वो फार्मूले क्या वेल्यू हारून राबील ने अमेरिकी हुकूमत की तहवील से चोरी कराए थे और बाद में वो तुम्हारे हाथ लग गए? कमाल है। मैंने हैरान होकर कहा, तुम एक ऐसा सवाल कर रही हो जिसका जवाब पोशीदा नहीं है। वो फार्मूले तो मैंने अमेरिकी हुकूमत को वापस कर दिए थे। ये बात तो सबके इल्म में है कि तुमने वो फार्मूले अमेरिकी हुकूमत को वापस कर दिए थे, लेकिन इस पर किसी को भी यकीन नहीं कि तुमने उनकी नकलें नहीं बनवाई थी। अनजहानी ओलिवा वर्ल्ड को भी इस बात पर यकीन नहीं आया था, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने सिरे से ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं थी। तुम हमारे साथ तो बहुत मुखलिस हो अली, और तुम्हारे खुलूस को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हारी बात पर यकीन किए लेता हूँ। लेकिन क्या तुमसे हमाकत सरदर्द नहीं हुई थी? बैजा नहीं समझता मुझे हावर्ड, मैंने कहा। फार्मूले फसाद की जड़ थे। उनकी वजह से पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि यह सिलसिला जारी रहे। तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है अली। तुम्हें उन फार्मूलों की कम अर कम एक नकल तो जरूर बना लेनी चाहिए थी। दुनिया की कोई भी हुकूमत उसे वो मांगे मावदे पर हासिल कर लेती और उसके साथ ही मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। कौन यकीन करता कि मैंने उनकी मजीद नकलें नहीं बनवाई हैं और वो नकलें दूसरी हुकूमतों को फरोख्त नहीं करूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुमने उनकी नकल महफूज कर ली होती तो आज वो नकल हमें फराम करके तुम इसराइल की बहुत बड़ी खिदमत करते। ये एक जिया तो है मुझे हावर्ड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी तलाफी ना की जा सके। हारून राबील वो फार्मूले एक बार चोरी करा सकता है तो दोबारा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मालूम नहीं उसने क्या किया होगा, रैंडल ने कहा। हमने मुतअद्दिद बार कोशिशें की मगर हम कामयाबी के करीब तक नहीं पहुंच सके। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे लिए ये काम करने को भी तैयार हूँ, मैंने कहा। वो रैंडल मेरी बात सुनकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। नहीं मिस्टर अली, उसने एक तवील सांस लेकर कहा, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें तो सिर्फ हम अरबों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो तुम गोटेल जाने की तैयारी करो। जो मुहिम तुम्हें सौंपी गई है उसे मामूली मत जानना। नकीता को हम इसलिए तुम्हारे साथ भेज रहे हैं कि तुम्हें किसी भी मरहले पर तनाई का एहसास न होने पाए। नकीता हमारी बहुत बासलाहियत एजेंट है, तुम इसे किसी मामले में पीछे नहीं पाओगे। लेकिन मोशी हावर्ड, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं नकीता से जज्बाती लगाव महसूस करता हूँ। अगर ये मेरे साथ रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। आदमी हर एतबार से मुतमईन ना हो तो उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है, रैंडल ने कहा। इसलिए हम किसी पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर दे और नकीता हर तरह तुमसे ताउन करेगी। मैंने नकीता की तरफ देखा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, हौसला अफजा मुस्कुराहट। शुक्रिया मोशे, मैंने कहा। अब मैं ज्यादा तवज्जो से काम कर सकूंगा और तुम्हारे लिए एक मशवरा है अली, मोशे ने कहा। तुम सिगरेट नोशी शुरू कर दो। वो क्यों मोशे, मैंने हैरानी से कहा। सिगरेट केस और लाइटर की शक्ल में हमने बहुत कारामद चीजें इजाद की हैं, तुम उनसे बहुत फायदे हासिल कर सकोगे। बात फायदे की है मोशे हावर्ड, तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आज से ही सिगरेट नोशी शुरू कर दूंगा। तुम समझदार आदमी हो अली, रैंडल ने कहा। अब यहाँ से रवाना हो जाओ और अपनी मुहिम सरअंजाम देने के लिए सरगर्म अमल हो जाओ।
परसों का इंतजार क्यों मोशावड़? मैंने बेचैनी का मुजाहरा किया। मैं तो आज ही से मैदान अमल में निकलना चाहता हूँ। परसों तक इंतजार करना नागजीर है मिस्टर अली, बोशे ने कहा। हमारा जजीरा एक समुद्री तूफान की जद में आने का इम्कान है और ये आज शाम किसी वक्त तूफान इस जजीरे तक पहुंच जाएगा। लिहाजा किसी भी किस्म के सफर का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। बहरहाल तुम्हें जो मोहलत भी है तुम वैसे ही करो। नकीता तुम्हारी मातहत है और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करना इसके लिए जरूरी है। फिलहाल ये ऐसी चीजें फराहम करेगी तुम्हें जो इस मुहिम में तुम्हारे काम आएंगी। तुम्हारी मालूमात का जरिया यकीनन मौसमी हालात वाले साइंसी आलात होंगे। मैंने कहा, क्या इसका रुख तब्दील नहीं किया जा सकता? तूफान का रुख तब्दील नहीं किए जा सकते, ताम हमने हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। ये हमारे लिए मसला होगा, मगर हम तूफान की शिद्दत कम करने के लिए बाद कोशिशें कर रहे हैं। देखो क्या नतीजा निकलता है। मुझे अंदाजा था वो लोग कितने तरक्की याफ्ता हैं। मुझे रैंडल की बात सुनकर ज्यादा हैरत नहीं हुई। नकीता, तुम अनी को लिबर्टी की सैर करा दो और तूफान से कबल अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाओ ताकि तूफान से किसी को नुकसान ना पहुंचने पाए। नकीता ने सर को इस बात में खफीफ सी जुम्बश दी और मुझे साथ लेकर चलने का इशारा किया। वो मुझे लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल के एक गोचे तक पहुंची और दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लिफ्ट लगी हुई थी। मैं उसमें दाखिल हुआ और मेरे बाद नकीता भी लिफ्ट में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करने के बाद उसने लिफ्ट की दीवार में नस्ब एक बटन दबा दिया। लिफ्ट ने नीचे की जानिब सफर शुरू कर दिया था, गोया हम किसी तय खाने में जा रहे थे। लिफ्ट कोई आधे मिनट बाद रुकी। हम उससे बाहर निकले और निकलते खुद को एक वसीउ अरीद हाल में मौजूद पाया। ये जदीद तरीन साइंसी लेबॉरेटरी थी जिसमें दीवार के साथ साथ अजीब अजीब किस्म के साइंसी आलात नस्ब थे और मुतअद्दिद अफराद इन मशीनों पर झुके दिखाई दे रहे थे। खुशामदीद मिस्टर अली, एक तवील कामत दुबले पतले शख्स ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे हर्बर्ट कहते हैं, डॉक्टर हर्बर्ट। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मैंने उससे हाथ मिलाया और वो हमें एक मुख्तसर से एरिया में ले गया। आप लोग यहाँ तशरीफ रखें, उसने कहा। वो शावर ने मुझे आपके लिए खुसूसी हदायत दी हैं। मैं और नकीता कुर्सियों पर बैठ गए जबकि हर्बर्ट ने एक कोने में रखी हुई अलमारी खोल डाली। ये देखे मिस्टर अली, हर्बर्ट ने अलमारी से एक केस निकालकर मेरे सामने रखते हुए कहा। बोशे की हदायत पर यह ब्रीफ केस खुसूसी तौर पर आपके लिए बनाया गया है। बोशे हावर्ड की हदायत पर? मैंने हैरत से कहा। अभी से थोड़ी देर कबल तो मेरी उनसे बात हुई है, आपने इतनी जल्दी? नहीं मिस्टर अली, हर्बर्ट ने हंस कर कहा। यह हदायत तो हमें बहुत पहले मिली थी, कोई 2 माह कबल। ये कोई आम ब्रीफ केस नहीं है और आम ब्रीफ केस भी इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। मैंने गहरी नजरों से ब्रीफ केस को देखा। वो एक आम सा ब्रीफ केस नजर आता था। अगर उसमें खुसूसियत थी भी तो जाहिर उसे आसानी से दरियाफ्त नहीं किया जा सकता था। क्या इस किस्म का ब्रीफ केस पहले किसी एजेंट के लिए नहीं बनाया गया? मैंने हर्बर्ट से पूछा। नहीं मिस्टर अली, इस किस्म के हथियार के लिए किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता। अव्वल तो आपके पकड़े जाने का कोई इम्कान नहीं है और बिलफर्ज ऐसा कोई मौका आया भी तो आप इसकी हिफाजत कर सकेंगे, जबकि हमारे एजेंट दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तलाशी की जद में आते रहते हैं। ठीक है मिस्टर हर्बर्ट, मैंने सर हिलाया। अब आप मुझे इसकी खुसूसियात से भी आगाह कर दें। इसके ब्राउन कवर के नीचे बारीक तारों का एक जाल बिछा हुआ है मिस्टर अली, जिससे काम लेने के लिए आपको पूरा तरीकाकार समझना पड़ेगा। हर्बर्ट ने अपनी जेब से रंगीन शीशों वाला एक चश्मा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये चश्मा लगा लीजिए मिस्टर अली, ताकि इस ब्रीफ केस के इसरार आप पर पूरी तरह खुल सके। मैंने कुछ कहे बगैर हर्बर्ट से चश्मा लेकर अपनी आंखों पर लगा लिया। हर्बर्ट ने भी इस किस्म का चश्मा लगा रखा था। आप देख रहे हैं कि ये नंबरों की मखसूस तरतीब से खुलने वाला ब्रीफ केस है, हर्बर्ट ने कहा। आप इसे जिस नंबर पर चाहें सेट कर सकते हैं। हर्बर्ट ने ब्रीफ केस खोला। ब्रीफ केस के अंदर एक सिगरेट केस और उम्दा किस्म का लाइटर रखा था। ये आपके लिए मोशी आवड़ की तरफ से तोहफा है, उसने सिगरेट केस और लाइटर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सिगरेट केस के जरिए जहरीली सुइयां फेंकी जा सकती हैं और लाइटर के अंदर मौजूद माइक्रोफिल्म पर आप अपनी मर्जी से तस्वीर खींच सकते हैं। ये तो कोई खास चीज नहीं मिस्टर हर्बर्ट, मैंने कदरे मायूसी से कहा। इस किस्म की चीजें तो दुनिया के बहुत से ममालिक के एजेंट आमतौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनकी कारकर्दगी को बहुत बेहतर पाएंगे, हर्बर्ट ने कहा। और फिर असल चीज जो ये ब्रीफ केस है, जो बैक वक्त एक ताकतवर ट्रांसमीटर भी है और टेलीविजन सेट भी है। इसके जरिए मोलक गैस भी फेंकी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर यह खौफनाक बम में भी तब्दील हो सकता है। इसके अलावा ये एक डिवाइस भी है। आप दुनिया की किसी भी गोश असीस के जरिए मोशी आवट राबता कायम कर सकते हैं। इनकी तस्वीर आप तक पहुंच सकती है और कमाल यह है कि जब तक इसे कार्ड ना डाला जाए मालूम करना मुमकिन नहीं कि इस ब्रीफ केस की कुछ खुसूसियात में है। मैंने ब्रीफ केस के अंदर नजर डाली और यह देखकर हैरान रह गया कि ब्रीफ केस की तह में सिफर
और एक से ज्यादा इनसे चमकते नजर आ रहे थे, जिनके ऊपर एक लंबी सी स्क्रीन भी नजर आ रही, बिल्कुल ऐसी ही जैसी किसी कैलकुलेटर में होती है। इंचों के अलावा अंग्रेजी के 26 हरूफ भी मौजूद थे जो 10 बटनों पर चमक रहे थे। आप तो कह रहे थे कि इसकी खुसूसियत किसी पर जाहिर नहीं हो सकती, मैंने हर्बर्ट से कहा, जबकि कोई भी एक ही नजर में ये सब कुछ देख और समझ सकता है। हर्बर्ट मुस्कुराया, इस चश्मे का कमाल है मिस्टर अली जो आपने लगा रखा है। चश्मा उतार कर देखें, फर्क खुद नजर आ जाएगा। मैंने चश्मा उतारा और फर्क वाकई ही जाहिर हो गया। ब्रीफकेस की तह में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने तफहीमी अंदाज में सारी लाया और दोबारा चश्मा लगा लिया। सारा कमाल इन्हीं नंबरों का है, हर्बर्ट ने कहा। मखसूस तरतीब से दबाने से इसी ब्रीफकेस से काम लिए जा सकते हैं और ये सांस और डिवाइस का काम भी करता रहेगा। हर्बर्ट ने मुझे तफसील से इस ब्रीफकेस से काम लेने के तरीके बताए। नकीता बड़े गौर से सुन रही थी। 1 घंटा हर्बर्ट के साथ गुजारने के बाद हम वहां से रुखसत हो गए। वह नकीता के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल आया जहां उसने मुझे खुदा हाफिज कहा। अब परसों मुलाकात होगी अली, उसने कहा, और मैं सारी लाकर उससे रुखसत हो गया। ब्रीफकेस और चश्मा भी हर्बर्ट की तहवील में था। वो दोनों चीजें यहाँ से रवाना होते वक्त मेरे हवाले की जानी थी, जबकि सिगरेट केस और लाइटर मेरे पास मौजूद थे। वहां से मैं सीधा तहजीब के पास पहुंचा। तहजीब और बुढ़ ये जानने के लिए बेचैन थे कि मेरे और रैंडल के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। मैंने उन्हें सारी बातें बताई मगर नकीता का जिक्र नहीं किया। तुम परसों यहाँ से रवाना हो जाओगे? तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। रवाना तो हो जाऊंगा मगर जो मुहिम मुझे सौंपी गई है उसके बारे में मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम शहजादा साइम को शिकार करने में कामयाब हो जाओगे। तहजीब ने कहा, लेकिन उसके लहजे में अफसुर्दगी थी। मैंने उसके लहजे को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर कबल ऐलान किया गया चीफ के तमाम लोग अपनी रिहायश गाहों तक महदूद हो जाएं। बुढ़ ने कहा, शाम 5 बजे तक इस जजीरे के तूफान की जद में आने का खतरा है। मदार तो तूफान की आमद के कोई आसार नहीं। मैंने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है। तहजीब और बुढ़ बड़े हैरत से देख रहे थे। मैं क्या देख रही हूँ अली, तुम सिगरेट नोशी कर रहे हो? हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये दोनों चीजें मुझे तोहफतन मिली हैं तहजीब, लिहाजा अब सिगरेट भी पीनी पड़ेगी। मैं समझ गया जी, बुढ़ ने मैंने खेज अंदाज में कहा। इन दोनों चीजों का यकीनन कोई खास मुसर्रफ होगा। तुम सिर्फ इनका जवाब पैदा करने के लिए सिगरेट पीने पर मजबूर हो। मैंने सिगरेट का एक तवील कश लिया। बिलाजवाज तो कोई काम भी नहीं करना चाहिए, मैंने सिगरेट का कसीफ धुआं उगलते हुए कहा, और बुढ़ सर पर इस बात की जुम्बश देकर खामोश हो गया। तो तुम हम दोनों के लोगों के रहमो करम पर छोड़कर चले जाओगे? चंद लम्हों बाद तहजीब गोया हुई। रहमो करम से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कदरे तेज होकर कहा, इनसे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है या किसी ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है? ऐसी तो कोई बात नहीं अली, लेकिन तुम्हारे बगैर वक्त बहुत मुश्किल से गुजरेगा। ये मुश्किल तो मेरे साथ भी है तहजीब। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द वापिस आ जाऊं। मैंने सिगरेट का टोटा खिड़की से बाहर उछाला और उन दोनों को बाहर ना निकलने की तलकीन करता हुआ खुद बाहर निकल आया। मैं अपने हट में दाखिल हुआ तो ली कुआन मुझे देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मेहनत आखिरकार बराबर साबित हुई, उसने मैंने खेज लहरे में कहा। ये जो कुछ भी है उसके लिए मैं तुम्हारा ममनून एहसान हूँ मास्टर ली। तुमने ताउन ना किया होता तो मालूम नहीं हालात क्या होते। हालात होते नहीं, पैदा किए जाते हैं, ली कुआन ने सरदंश करने वाले अंदाज ने कहा। बादुगा तुम बेवकूफी की बातें करने लग जाते हो। मैं हंस पड़ा। ऐसा ना कहा करो ली कुआन, तुम अगर बेड़े उस्ताद हो, कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? ली कुआन ने बुरा सा मुंह बढ़ाया। तुम ज़हीन जरूर हो मगर दानिशमंदी की कमी है। दानिशमंदी का ताल्लुक ज़हानत, उम्र और तजर्बे से होता है। मैंने एक सिगरेट सुलगाई। हर चीज का एक वक्त होता है ली कुआन। दानिशमंदी से ज्यादा जरूरी अजीम तरह इसराइल के क्याम का काम है। उससे फुर्सत मिली तो दानिशमंदी भी करूंगा। दोपहर 2 बजे के करीब हवा बिल्कुल बंद हो गई और हब्स बहुत ज्यादा हो गया। रफ्ता रफ्ता हब्स इतना बड़ा कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। ये तूफान की आमद का वादे इशारा था। हब्स की ये कैफियत अंधेरा फैलने के बाद खत्म हुई और इब्तदा ठंडी हवा के तेज झोंकों से हुई थी, जिनमें बारिश के छींटे भी शामिल थे। बारिश की इब्तदा ठंडी हवा के तेज झोंकों से हुई थी, जिनके साथ बारिश के छींटे भी शामिल थे, जिसके बाद ठंडी हवा के ये झोंके बड़े गनीमत मालूम होते थे। लेकिन इस बात से सभी वाकिफ थे कि अब तूफान आएगा। हवा की रफ्तार में बदतरी तेजी पैदा होती जा रही थी। बादलों की गरज चमक तो पहले ही चल रही थी और अब उसमें तेज सनसनाहट भी शामिल हो गई थी। मैंने उठकर खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए। यह समंदरी तूफान और हवा की रफ्तार में जिस तेजी से इजाफा हो रहा था,
उसके पेशे नजर ये खतरा मौजूद था कि समंदर की लहरें जजीरे पर दौड़ेंगी और अगर ऐसा हो गया होता तो शायद हम लोग इस खौफनाक जजीरे में बेबसी की मौत मर रहे। लेकिन लहरें समुद्री जजीरे पर नहीं आई। हवा की शिद्दत अचानक ही दम तोड़ गई, लेकिन बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी और फिजा में ठंड पैदा हो गई थी। ली कुआन फर्श पर कमल का आसन जमाए साकिदु सामिद बैठा था। वो गिरदो प्रेस से कतन बेगाना नजर आ रहा था। मैंने उठकर रकबी सिमत वाली खिड़की खोली और दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। हवा चूंकि थम गई थी, इसलिए बारिश के बौछार अंदर गिरने का इम्कान नहीं करा। खिड़की खुलने से अलबत्ता शोर में इजाफा होता गया। तेजी से बरसती हुई बारिश के कतरों के मुख्तलिफ चीजों पर गिरने का शोर, बादलों की आपस में टकराने से पैदा होने वाली गर्ज और जजीरे पर बारिश के बहते हुए पानी का शोर मेरा ज़हन परागंदा और बारिश के बहते हुए पानी के शोर से मेरा ज़हन परागंदा होने लगा। बैक वक्त बहुत सी सोचों ने ज़हन पर हमला कर दिया था, जबकि मैं एक वक्त में एक ही बात सोचना चाहता था। चुनाचे मैं इन तमाम ख्यालात को ज़हन से झटक कर उठा और कैथरीन ने पानी भर के इलेक्ट्रिक हीटर पर रख दिया। इस वक्त काफी पीना सिर्फ मौसम का तरलादा ही नहीं था, मेरी जरूरत भी थी। गर्म नरम काफी के एक ही कप ने मेरे ख्यालात को एक नुकड़ पर मरकूज कर दिया। वो मंदिर मेरे सामने उजागर हो गया। जज्ब इस्राएली फौजियों की गोलियों का निशाना बनकर दरियाए लुबनान में गिर गया था। वो ऐसा हादसा था जिससे जिंदा बच निकलना किसी मोजज़े से कम नहीं था, लेकिन ये मोइता रूनुमा हुआ था। तंजीम आज़ादी फलस्तीन के दरमियान रहकर मुझे दोबारा तरबियत हासिल करने का मौका मिला था। मुझे तरबियत देने वाले तमाम लोग मेरी इस्तेदाद पर रिश्क करते थे। मैं भी खुद को पूरी इत्मीनान महसूस करने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोज मुझे ली कुआन जैसा उस्ताद मिलेगा जिससे 6 माह तरबियत हासिल करने के बाद मेरी तशनगी में इजाफा हो जाएगा। ली कुआन से कबल मैंने जो कुछ भी सीखा था वो मुझे हीच मालूम होने लगा था। ली कुआन से कबल किसी ने भी मुझे मार्शल आर्ट्स के साइंटिफिक पहलू उजागर करने की कोशिश नहीं की थी। ये ली कुआन ही था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। वो वाकई ही मासर था और अपने फन से मुतल्लक मालूमात का एक ना खत्म होने वाला खजाना था। मुझे अपनी पहली मुहिम याद आई। अहमद रश के साथ इसराइल के 2 कांकरड अगवा करके हमने पूरी से अपनी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस मंसूबे का खालिक मैं था और उसी बुनियाद पर मुझे उस मिशन का इंचार्ज बना दिया गया था। मेरी हिकमत अमली कामयाब साबित हुई थी और अगर अहमद रश ने जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया होता तो हालात मुख्तलिफ भी हो सकते थे। मंसूबा मेरी अब तक की जिंदगी का शायकार था और मैंने वो मंसूबा बड़ी बारीक बीनी से तरतीब दिया था। न सिर्फ तरतीब दिया था बल्कि मैं उसमें अमली तौर पर भी शरीक था। मेरा मंसूबा आखिरी मरहल में उस तरह पूरा ना हो सका जिस तरह मैंने चाहा था। ताहम हमारा मकसद पूरा हो गया था और अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद नहीं हो सकी थी। मैं इस बात से बेखबर था कि रैंडल हावर्ड नामी एक यहूदी मेरी तलाश में सरबराह है। अगरचे तहजीब ने बाद में मुझे इस खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने उसे इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी के देनी चाहिए थी। हिल जजीरा पर कैद उसी बेपरवाही का नतीजा थी। पहली बार मैं इजरायली कैंप से फरार होने के बाद लापता हुआ था तो तहजीब मुझे तलाश करती फिर रही थी और अब गोटेल एयरपोर्ट से गायब हुआ था तो यकीनन जनरल टैरिफ मुझे तलाश कर रहा होगा। इराक से रवाना होते वक्त मैंने इराक में गोटेल के सफीर मिस्टर नेग्रोमा को हदायत की थी कि वो हमारे गोटेल आमद से जनरल टैरिस को मुतला कर दे। हमारी गोटेल आमद की खबर जनरल टैरिस तक तो ना पहुंच सकी, अलबत्ता रैंडल को होगी। ये मुमकिन नहीं था कि 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद जनरल टैरिस को असल सूरत हाल का इल्म ना हो सका हो। मुझे यकीन था कि हमारे गायब हो जाने के चंद दिन के अंदर अंदर जनरल टैरिस को इल्म हो गया होगा कि हमारे साथ कोई सान्या पेश आया है। वही हमारा सुराग लगाने की कोशिश भी की होगी, मगर इन लोगों ने अपना कोई सुराग छोड़ा ही नहीं था। अगर छोड़ा होता तो भी उसे ये कैसे इल्म हो सकता था कि हम कहाँ कैद किए गए हैं। मुझे जो मुहिम सौंपी गई थी उसका ताल्लुक भी गोटे हिल से ही था। गोटे हिल पहुंचने के बाद जनरल टैरिस से मुलाकात नागजीर थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश होता, लेकिन उसके साथ ही मुझ पर सवालात की बूछाड़ भी करता। मुझे उसके सामने मुसलसल झूठ बोलना था। कामयाब होने के लिए झूठ का सहारा लेना अशद जरूरी था। बसूरत दिकर अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर भी मंजिल से दूर हो सकता था। जजीरे पर क़यामत की इस बारिश हो रही थी, मगर ली कुआन पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित सामित बैठा था। मैंने लिए अपने लिए काफी का एक कप और बनाया और उसे पीने के दौरान अपना लाएमल मुरतब करने की कोशिश करने लगा। होटल में मुझे हर तरह की सहूलत मुयसर होती, मैं किसी भी मामले में मुदाखलत कर सकता था। जनरल टैरिस मेरी मुदाखलत पर फूला ना समा था। वो हर मामले में मेरे मशवरों का ख्वाह रहा करता था। ना सिर्फ ख्वाह रहता बल्कि मेरे किसी मशवरे को भी नजरअंदाज नहीं करता था। मैंने उसकी जितनी मदद की थी उसके बाद मेरी किसी बात को रद्द करना उसके लिए मुमकिन भी नहीं था।